ऐसा हो तो हाथ उठाए। सर्वप्रथम पीयूष भैया। नमोस्तु महर्षि जी। महर्षि, जो 31 व्यंजन है उसमें दंती सकार और ह है। जो ह है वो निर्बलता और सबलता में किस क्रम में आएगा? देखिए, इसमें दिया नहीं। हा को इस प्राकृत व्याकरण में हा को न द्वित्व होता है, जो हा अपना व्यंजन है, न इसको द्वित्व होता है, न इसको अल्प प्राण महाप्राण में रखा जाता है। हा की व्याख्या भिन्न है, वो आपको द्वितीय जो अध्याय आपको पढ़ाया जाएगा उसमें आएगी। दंती वाला जो सा है उसका क्रम तो आपको दिया हुआ है कि वो ला के बाद है जी, लेकिन हा कहीं नहीं आया। अब इस हा का क्या करेंगे? तो आपको इस हा के लिए सीधा सीधा आदेश मिलेगा। जैसे हा और वाह दिख रहा है, ये जी, शब्द ये है जिह्वा, है ना। तो प्राकृत में क्या होता है, जितने हा के साथ शब्द आएंगे, माँ, हा के साथ श, तो उन सारे शब्दों को सीधा सीधा आपको आदेश आगे बताया जाएगा। तो इसका हो जाता है जिह्वा। तो ये सीधे सीधे जो हा के आपके लोप के आएंगे तो वो सीधे सीधे आपको आदेश में आगे बता दिया जाएगा। आगे जी महर्षि। नमोस्तु महाराज जी। यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया है स्वर वर्ण में घोष वर्ण का, कृपया इसका अर्थ। देखिए, दो प्रकार के व्यंजनों को दो प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक घोष और एक अघोष। जिनको कहने में घोष हो, जिनके उच्चारण से घोष हो और जिनके उच्चारण से घोष ना हो। वर्गाणाम प्रथम द्वितीया श घोषा। ये जो व्यंजन है ये अघोष है, घोषवंतोन्य। बाकी घोष यानी वर्ग के प्रथम द्वितीय, क ख च छ त थ प फ ट ठ, ये अघोष। शेष पूरे घोष, मतलब उनके बोलने में घोष होता है। देखो, हाथ ठोकने के बाद एक गूंज आएगी, ग घ ढ ट ढ ट ढ या। तो जिनमें ये गूंज आएगी घोष, वो घोष कहलाते हैं। आगे। हे गुरुवर नमोस्तु। दूसरे नंबर का जो नियम है, एकार और उकार, ह्रस्व के बाद यदि विसर्ग आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ दूसरे नंबर का जो शब्द है भानु, इसका ना को णा कैसे हुआ? देखिए, ये आपको द्वितीय अध्याय पढ़ाया जाएगा। प्राकृत व्याकरण में विशेषता है, जो अपन पढ़ रहे हैं जैन सौर श्रेणी पढ़ रहे हैं, सौर श्रेणी प्राकृत। इसमें ना को ण नियम से, श और स को स नियम से होगा ही होगा। कहीं आपको लिखा मिलता होगा नमो अरिहंताणम और कहीं लिखा मिलता होगा नमो अरिहंताणम। तो अर्थ के भेद से कोई अंतर नहीं है, अर्थ दोनों का एक ही है। लेकिन जहां लिखा मिलेगा आपको ऐसा नमो अरिहंताणम, ये अर्ध मागधी का है। और जहां आपको लिखा मिलेगा नमो अरिहंताणम, ये अर्ध मागधी का नहीं है, ये जैन सौर श्रेणी का है। ऐसा अंतर है, ना को ना सर्वत्र होता है। चलिए। पूज्य महाराष्ट्री, आपने अभी कहा है जैन सौर श्रेणी, तो हम सौर श्रेणी को दो तरह से विभाजित कर रहे हैं। सौर श्रेणी के लिए भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। कभी आपको मौका मिले तो जो प्राकृत साहित्य में नाटक लिखे हैं,
नाटक, उसमें इतने प्रकार के शब्दों का प्रयोग है कि आपकी सोच के परे है। कभी आप अगर पद्म पुराण उठा लो तो आपको इतने शब्द मिलेंगे नए कि आप सोचोगे शब्द आए कहाँ से। तो जो कवि होता है वो अपनी कल्पना से भी शब्दों के निर्माण करता है। जैसे समंत भद्र स्वामी लिखा है, दर्शन पूता, दर्शन शरण्या, सम्यक दृष्टि के लिए, सोई शुद्ध दृष्टि। तो ये जो शब्द प्रयोग किए हैं वही संज्ञा, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार से किए हैं। तो जो यहां पर प्रक्रिया है वो इस प्रकार की आगे। नमस्ते महाराज जी, प्रश्न क्रमांक 2 पर जो इकार उकार के बारे में लिखा है, मति ही को मदी कर दिया गया, तो त से द या भानु का भाणु कर दिया, इसका तो आपने बताया कि नकाना होगा। देखिए प्राकृत व्याकरण में भी ता को दा होता है अथवा ता का लोप होता है। ये द्वितीय अध्याय का जिज्ञासा है। अभी ता को दा होता, आप इतना समझ लीजिए कैसे होता है ये आपको बताया जाएगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी एक और प्रश्न था, द्वितीय प्रश्न में जो लिखा है स और ह, ये दोनों महाप्राण हैं, और पीछे लिखा है तीसरे प्रश्न पे कि निर्बल तर है। तो महाराज जी ये देखिए, महाप्राण कैसे हुए? महाप्राण और निर्बल तर में अंतर है। उसी पहले प्रश्न पर यह भी लिखा है कि क और ग अल्प प्राण है, खा और घा महाप्राण है। और जब आपको ये बल वाली बात आती तो चारों को एक साथ रख दिया गया है ना? हाँ। ध्यान से देखो, देखो जितना आप परस्पर में अपने आप में पूछोगे उतना आपको नई जिज्ञासा मिलेगी। तो दो प्रकार से विभाजित की गई है, एक प्राण और एक बल, एक प्राण और एक बल। तो प्रथम, तृतीय और पंचम ये अल्प प्राण, द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण, ठीक है ना? दूसरे और चौथे नंबर का क्या है? ये महाप्राण। ये प्राण की अपेक्षा से, अब जब अपन इनको कैटेगरी चेंज करते हैं, शक्ति अपेक्षा देखते हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो आपकी जिज्ञासा का समाधान बल के द्वारा कर पाएंगे। जैसे या है, वो किसी अल्प प्राण महाप्राण के कॉलम में तो आया नहीं, फिर किसी वर्ग में आया नहीं, तो उसको अपन कंबल वाले से देखेंगे। तो अपने दिमाग में दो चीज लेके चलना है, एक अल्प प्राण महाप्राण और एक कंबल। तो हाँ भाई जबलपुर खड़े हो जाओ। हाँ आप ये ले सकते हो, हाथ में देखकर भी बोल सकते हो। अभी माइक देना जरा। ये बताओ कि अल्प प्राण वाले व्यंजन और महाप्राण वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? बिल्कुल नहीं घबराओ, तुम तो देख के बताओ, कोई विकल्प नहीं। पूरे बताना महाराज जी। हाँ, अल्प प्राण वाले कौन से, महाप्राण वाले कौन से? अल्प प्राण वाले का, ग और ण, और महाप्राण है खा और घा। और इसके नीचे अल्प प्राण च, छ, झ, च, जा और या, ठीक और है। महाप्राण है छ और झा। ठीक है, ऐसे ही हर वर्ग में है। जी महाराज जी। तो खा और घा को, इन दूसरे और चौथे नंबर वाले को महाप्राण क्यों कहा? क्योंकि उसको बोलने में थोड़ा सा समय लग रहा है इसलिए। हाँ, क्योंकि बोलने के बाद वो थोड़ी अधिक समय तक रहता है क की अपेक्षा से, इसलिए उसको ऐसा रखा है। ठीक है, हाँ उनको दो प्रश्न। नमस्ते महाराज श्री। ये मेरा प्रश्न ये है कि 67 कोण वाला सा है जोन, वो कौन से बल में आएगा? कौन से? उत्तम बल में आएगा कि मध्य बल या निर्मल बल? देखिए षटकोण वाले सा को तो पहले अपन बदल देंगे दंती सा में। अभी तीनों सा को आप एक ही सा में लेके चलना, दंती सा में, चाहे षटकोण वाला हो चाहे शक्कर वाला हो। ठीक है, तो इनको आपको दंती सा में लेके ही चलना। ठीक है, आगे संक्षेप में पूछना, फिर अपन इसी को थोड़ा सा रिपीट करेंगे। ये सारे वर्डों में ये हलंत क्यों लगा है इंग्लिश में? सारे
वर्डों में ये हलंत क्यों लगा रहे हैं अपन? जिसमें हलंत लगा है वो व्यंजन मतलब स्वर रहित है, अच्छा। और जो जिसमें हलंत नहीं लगा वो स्वर सहित है। अब आप सोचो KG1 की कक्षा प्रारंभ हुई है। नहीं तो जैसे अपन जो वर्ड लिख रहे हैं, जैसे जिणाणम लिखा, हाँ, तो उसमें तो ये हलंत वगैरह कुछ भी नहीं लगाया अपन। तो उसमें इसका मतलब उसमें स्वर है, जिसमें हलंत नहीं लगी वो स्वर सहित, जिसमें हलंत लगी है स्वर रहित। जैसे ये लिखा है, क्या लिखा है ये? का। इसको अपन खोलते हैं तो ये क्या होगा? का और आ गया। चलिए फिर मैं प्रश्न करूंगा आपके होने के बाद। ओरल क्लास डेली और लिखित क्लास आखिरी में। हाँ चलिए, अब मेरी जिज्ञासा किससे पूछे? हाँ ये वाले भैया से, राकेश भैया के बाजू वाले। जो बल की बात करी गई, बल, तो उसमें सबसे कम बल वाले कौन से हैं? सबसे कम बल वाला व्यंजन कौन सा है, जो सबसे कमजोर है? अरे आप लोग तो रुको, पूछते सबसे पूछते हैं भैया। नमस्ते महाराज श्री। हाँ। देख के बताना है। हाँ देख के बताओ, बिल्कुल नहीं घबराओ तुम। जो 11वें नंबर का इसमें सूत्र है, कम बलवान प्रत्येक वर्ग में पंचम वर्ण, गा आ डा ना मा, ये सबसे कम बलवान। और इसके बाद भी लिखा है, देखो, क्रमशः निर्बलतर, ला सा वा या रा। इसका मतलब सबसे कमजोर। उल्टा चालू करते पर है ना, रा। सबसे कमजोर, फिर उससे मजबूत, और उससे 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 अब इनसे मजबूत ये अनुनासिक, ग य ण न म। फिर इनसे मजबूत ऊपर के ये 20। आया नहीं आया? जी महाराज। चलिए अब वो पड़ोस में तुम्हारे भैया, हाँ यही, हाँ यही वाले, हाँ इनको दे दो। प्राकृत में कौन कौन से स्वर नहीं होते हैं? देख के बताओ, आप तो पढ़ के बताओ, घबराओ नहीं। देखो, कोई यहाँ किसी को नहीं भी बने तो कोई फांसी तो होनी नहीं है, सो घबराओ नहीं, अच्छे से फेल तो होना नहीं है। अपन तो यहाँ पर ज्ञानी बनने आए हैं। नमस्ते महाराज जी। आई और औ। आई और औ, ये 2 स्वर, और बाकी 4 कौन से नहीं होते हैं? अंग आहा। देखो आप विशेष विचार में 1 नंबर का देखो, विशेष विचार खोलो। हाँ खोलो खोलो, पेज नंबर 2 में। हाँ पहला नंबर का क्या है? रे 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 ए औ। सुनो, रिर रिरी बोलो, रे लिरी। पहले उच्चारण सुधारो। ये क्या लिखा है बताओ? अरे एक साबुन आती थी, रिर। हाँ अब समझ में आएगा। सुनो, तो ये क्या लिखा है? रिर। ऋषि वाले रिरी को रिर, और इसी में आई लगा दोगे और तो क्या हो गया ये? रिरी। रिरी। तो रिर रिरी, फिर ये क्या लिखा है? और फिर ये, तो रिर रिरी लिर लिरी बोलो। रिर रिरी लिर लिरी। बहुत बढ़िया, 2-3 बार बोलो। रिर रिरी। आप लोग रुको, बोलिए। रिर रिरी लिर लिरी। बहुत बढ़िया, इसका अभ्यास करना, ये अपने पास लिख के रख लो ताकि उच्चारण सही हो। आप लोगों में से कई प्रतिष्ठाचार बनेंगे, कई प्रवचनकार बनेंगे, और आप लोगों के बीच में से भी ऐसे विद्वान निकलेंगे जो इसी प्राकृत का शिविर लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? ऐसे ही लगाएंगे। सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का बताऊं? 1 नंबर तरीका पढ़ने का, हर वस्तु को, विषय वस्तु को आप उसको ऐसे पढ़ो कि मुझे इसको पढ़ाना है। क्या करना है? मुझे इसको पढ़ाना है। अगर आपने पढ़ाने की दृष्टि से पढ़ा है तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है?
अब समझ में आया स्वर कितने नहीं होते प्राकृत में? अरे यार आप लोगों से पूछेंगे ना, जल्दी क्या है इतनी? हाँ 6 कौन कौन से? रिर रि लिर लिरी ए औ। ए नहीं, आई औ। आई औ। बहुत बढ़िया। वो पीछे वाले भैया को दो माइक। हाँ ये बाजू में, ये हाँ। यहां पर लिखा है दंती वर्ण, 1 नंबर पृष्ठ पर आपके प्रथम अध्याय के दंतीय वर्ण। तो जरा एक बार आप उच्चारण स्थान बताओगे क्रम से? हमने क्या बताया था? उच्चारण स्थान क च ट त प कचट तप। ठीक, इनका उच्चारण स्थान क्रम से क्या क्या है? कवर्ग चवर्ग कवर्ग कहां से बोलते हैं? का से कंठ से। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? कंठ। अंदर बैठो, सब बाहर मिलेगा। का अंदर कंठ, कंठ से बाहर आए तो चवर्ग जिह्वा। हाँ जी, तालु से। तो अभी वर्ग मत देखना, अभी आप उच्चारण स्थान देखिए सभी लोग। सबसे पहले कंठ, वायु जो प्रारंभ होती है पेट से होती है। पेट से प्रारंभ होकर के कहां पर आती है? कंठ में। कंठ के बाद तालु से टकराई, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंती, दंती के बाद ओष्ठ। मतलब सबसे पहले कवर्ग कंठ, फिर दूसरा वर्ग तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा और 5वां ओष्ठ। ऐसे वर्ग याद रखना आप, क्योंकि मैं आपको बड़े वैज्ञानिक तत्व से पढ़ाऊंगा। सूत्रों को की जो किताब है जिनसे ये निकाला है वो आपको हम आखिरी दिन किताब बता देंगे कि किससे पढ़ना है आपको घर जाकर भी। लेकिन इन सूत्रों को पढ़ लिया आपने तो जब भी आप सूत्र खोलोगे तो आपको वही दिखेगा। चलिए ये आपके आगे एक यहां शब्द लिखा है पृष्ठ नंबर 1 पर, अंतस्थ। अंतस्थ मतलब जो वर्गों के अंत में स्थित हो वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन से हैं? याव रा ला वा। 33 व्यंजन याद है आप लोगों को पूरे? जी। 31। इसमें लिखी एक बात कि ये अल्प प्राण है। कौन से हैं ये? अल्प प्राण। अल्प प्राण है। अब मेरा ये प्रश्न है कि 2 अल्प प्राण वाले आ गए, समझना, 2 अल्प प्राण वाले आ गए तो किसकी छुट्टी करेंगे? अब भाई दोनों अल्प प्राण वाले आ गए तो छुट्टी किसकी करेंगे फिर? निर्बल। हाँ, कमजोर वाले की। कमजोर वाले का। अब जैसे माना कि आपके लिए शब्द आ गया है ग और या एक साथ आ गया है, क्या आ गया? गा या। ग और या, किसकी छुट्टी करोगे? या। क्यों? क्योंकि ये निर्बल है। ये निर्बल है। तो अल्प प्राण, महाप्राण और निर्बल समझ में आ गया? जी महाराज। ये जो अपन ने पढ़ा है, आप लोगों में से कितने लोगों को पहला पेज पूरा हो गया अच्छे से? अच्छा, पहले पेज में किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछे, फिर अपन आगे चलेंगे। पहला पेज हो गया सबका? चलिए द्वितीय पृष्ठ को देखते हैं। द्वितीय पृष्ठ में विशेष विचार तक तो सबका हो गया पूरा। देखो ये प्राकृत व्याकरण है, आपको बता दूं मैं थोड़ा सा बीच में पंडित जी, ये जो व्याकरण है इसमें कोई रस नहीं निकलता। इष्टोपदेश की क्लास लो, उसमें रस निकलता है। द्रव संग्रह में, तत्वार्थ सूत्र में रस निकलेगा, सिद्धांत में कुछ ना कुछ तो रस निकलेगा। व्याकरण में कोई रस नहीं निकलता। इसलिए कहते हैं जो व्याकरण है वो लोहे के चने हैं। क्या है? और उनको चबाना भी है, लेकिन जिसने लोहे के चबा लिए वो कोई भी चने चबा सकता है? लेकिन जो लोहे के चबा लेगा उसको कोई भी चबा लेगा और फिर वो किसी का भी रस निकाल लेगा, क्योंकि उसके दांत लोहे से मजबूत हो जाएंगे। तो एक दिन गुरुजी ने हमसे पूछा था कि बेटा प्राकृत व्याकरण को तुम क्या बोलते हो? तो मैंने कहा कि व्याकरण नहीं है आसान,
बस इतना समझ लीजिए कि मिर्ची की कुल्फी है और चूस चूस के खानी है। हाँ, मिर्ची की कुल्फी खानी भी है, उसमें स्वाद आएगा तो, और स्वाद लेने मिलेगा नहीं। लेकिन ये व्याकरण अगर आपको समझ में आ गई, पहला दिन 2009 को मैंने व्याकरण प्रारंभ की थी, 2009, और 2020 मैंने इस व्याकरण का प्रयोग किया था। कितने साल लग गए? 11 साल। इन 11 साल के बीच में हमने 35,000 श्लोक प्रमाण लिखा। कितना? अब आप ये सोचो कि 11 साल में कितनी मेहनत की होगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगी। और वो बाहर का गुरु कितने ही बोल ले, अंदर का गुरु जब तक नहीं बोलेगा समझ में नहीं आएगा। और एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में, 3 बार में आएगा, लेकिन आएगा। कितने लोग चाहते हैं कि वो वैयाकरण बन जाएं, प्राकृत के वैयाकरण? पक्का? तो इसको अच्छे से पढ़ना। अब विशेष विचार पर अपन विचार करते हैं। शुरू का तो हो गया ना, पहले पेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को हो तो पूछ सकता है। मेरा ये सोचना है कि अपन जो भी पढ़ें ठोस पढ़ें, कच्चा ना पढ़ें। और सुनो, जितने बच्चे बैठे हैं और यहाँ भी, ये मत सोचना कि पड़ोसी क्या सोचेगा कि इतना सा प्रश्न है। नहीं नहीं, हो सकता है कि आपके प्रश्न के समाधान उसके समाधान कर दे। हाँ, इनका प्रश्न है कि ऊष्म क्या होता है। देखिए, ऐसे अपने मुख के सामने हाथ रखिए और बोलिए क ख ग घ ग, क ख ग घ ग। कोई गर्म हवा नहीं आ रही। अब बोलिए श श श ह। गर्म आई है? जिन व्यंजनों के उच्चारण से ऊष्म वाष्प बाहर आती है वो ऊष्म कहलाते हैं। ठीक है? सब जो भी है सब प्राकृतिक है। हाँ, सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ISO 2022। चलिए, अब विशेष विचार में अगर किसी को कुछ ना आए तो पूछे। चौथा जो टॉपिक है विसर्ग वाला, थोड़ा कठिन लगा था आपको। हाँ, देखिए, हटकर भी है कि जो ध्वनि परिवर्तन हुआ है, तो आई जो स्वर है ये प्राकृत में ई के रूप में, जैसे गैल का गैल हो गया, तो इसके पीछे का कारण क्या महाराज श्री लगता है? देखिए, जो भाषा होती है वो सिद्धांतों से बंधी नहीं होती। सिद्धांतों को भाषा में बांधा जाता है, लेकिन भाषा किसी सिद्धांत में बंधी नहीं होती। खासकर प्राकृत की बात करते हैं तो वो जो बोलने की भाषा होती ना, जैसे शब्द क्या लिखा है, ये वैर, ठीक है ना? अब पढ़ो क्या लिखा है। उच्चारण में कुछ अंतर हुआ? उच्चारण में वैर वैर, कोई अंतर नहीं है उच्चारण में। उच्चारण में कोई अंतर नहीं आया। प्राकृत भाषा जो है वो उच्चारण पर निर्भर करती है। और जब गांव की भाषा बोलते जिसको, वो गांव की नहीं थी, विश्व की थी। उसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है। विसर्ग का स्वरूप जो था ना, ये इसका विकल्प नहीं करना, इसको अपन एक बार आगे फिर पढ़ा देंगे हम, जब आप थोड़ा सा रम जाओगे पिच में, तब। ये तो समझ में आया ना। नियम नंबर 5, 6, 7 और 8 ये बहुत विशेष है। 5, 6, 7, 8 ये जो नियम है ना, ये बहुत विशेष है कि प्राकृत में 3 व्यंजन एक साथ नहीं चल सकते। फिर संयुक्त के पहले का ह्रस्व यानी छोटा, फिर प्रारंभ में संयुक्त नहीं आता, प्रायः करके कहीं कहीं मिलता है। धवला की टीका में कहीं कहीं मिलेगा, विकास भी, हर जगह नहीं मिलेगा। जहां पर वो अर्थ बिगड़ रहा होगा वहां आचार्यों ने प्रयोग किया है। जैसे एक शब्द आता है, आपको सब पढ़ाए जाएंगे, क्या लिखा है, स्नान। इसका प्राकृत में हो जाता है नवन,
क्या बोलते अपन लोग? नवन कराओ भगवान, नवन कराते माता नवन, ये प्राकृत शब्द है। तो स्नान का हो गया नहान, है ना। अब इसमें अगर अपन ना का लोप कर देते हैं आगे का तो क्या हो गया? तो अर्थ संगति नहीं आ रही, कहीं कहीं संयुक्त का भी प्रयोग करते हैं। और जिसके ऊपर अनुस्वार है उसको ह्रस्व, जिसके ऊपर अनुस्वार है उसको ह्रस्व। ये मुख्य बिंदु हैं प्राकृत के, ये आपकी बेसिक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको दूसरा अध्याय समझ में आएगा। और अपन केवल 4 अध्याय पढ़ेंगे इन दिनों में। अपन केवल बिल्कुल, अगर आपको कल सुबह इसका पेपर लेने कहा जाए तो 20 नंबर का पेपर होगा, मेरा विश्वास है 20 में से 20 तो आपके आ जाएंगे। इतना सरल है। अगर रात को बैठ कर के आप पढ़ोगे परस्पर में तो ये पूरा हो जाएगा। जीवन में फोन बहुत बार चलाया है, मित्रों से बात कई बार की है, घूमे भी कई बार हो। ये 6 दिन आपको अपने लिए देना है। खाओ सो प्राकृत, सो तो प्राकृत, और जागो सो प्राकृत। सिर्फ अपने दिमाग में यही चलना चाहिए, फिर आप ज्ञाता बन पाएंगे। आगे चलें अपन। अब चलिए, अब जो कक्षा कल लगेगी उसको थोड़ा सा हम यहाँ स्पर्श करते हैं। और आपको नोट्स अभी इसलिए नहीं दे रहे हैं, नोट्स दे देंगे तो आप लिखोगे नहीं, है ना। तो नोट्स आपको कल सुबह देंगे, अभी आपको लिखना है और लिख करके उन्हीं नोट्सों से स्वयं पढ़ना है। पंडित जी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसलिए वो आ नहीं पाए और इसलिए अपन दे नहीं रहे। आपको बताऊं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था और बहुत मुश्किल से 6 दिन निकाले गए हैं आप लोगों के लिए। पंडित जी ने कहा था कि महाराज जी सब युवा विद्वानों को पढ़ना है, तो मैंने कहा ठीक है। नहीं तो एक भी दिन का 1 घंटे का टाइम नहीं है। ये आपके बाजू में भैया बैठे ना तिवारी जी, लगभग 4 महीने से देख रहे हैं, उनको 5 मिनट नहीं मिले हैं। सही है। चलिए द्वितीय अध्याय की ओर अपन बढ़ते हैं। पहला अपना था वर्णमाला, हो गया, और प्राकृत की विशेषता। 2 चीज अपन ने पढ़ी है। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं हमसे उनको कुछ नया जरूर मिला होगा अभी। आगे चलते हैं। दूसरा अध्याय अपना है ध्वनि परिवर्तन। क्या? अब आप अपना पुराना अध्याय रख दो, अपनी कॉपी खोल लो। अभी नोट्स में नहीं है अपने पास, और वो कल आएगा, यही महाराज श्री कह रहे थे, शायद अच्छे के लिए हुआ है। अब आप अपने नोट्स बनाओ। दूसरा अध्याय ध्वनि परिवर्तन क्या है? और जो भी लोग इसको लाइव जब भी पढ़ें या हो तो बिना पीडीएफ लेकर के ना पढ़ें। जब भी आप इसको डालो तो लाइव में पहले पीडीएफ डालना कि पीडीएफ ले लें, फिर उसको लाइव पढ़े व्यक्ति। अब मैं कुछ कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। संस्कृत शब्द राशि में ध्वनि परिवर्तन अर्थात वर्ण विकृति के आधार पर प्राकृत शब्द राशि का निर्वचन किया जाता है। संस्कृत की अपेक्षा से प्राकृत में क्या अंतर है? संस्कृत में जो भी शब्द मिले उसमें आप विभक्ति लगाओ और आप उसको शब्द बना लो, लेकिन प्राकृत में पहले शब्द बनाओ फिर विभक्ति लगाओ। इसको कहते हैं वर्ण विकृति। क्या कहते हैं? जैसे बुंदेलखंड से कौन कौन है अधिकतम? लचका खाओ आप लोगन ने, हैं? इतने देखो, जो लचका होत है वो में अगर बघार डल जाए सो लाल सो हो जात है। जो लचका होता है उसमें अगर बघार डाल दिया जाए तो वो लाल हो जाता है। किसके कारण? घी के कारण, जीरे के कारण, मिर्ची के कारण, हल्दी के कारण। अच्छा, वो लाल क्यों हो गया है? क्योंकि वो जो लचका था उसमें खार और आटा मिला हुआ है। खार आटा मिलने के बाद अगर हल्दी चली जाए तो लाल हो जाता है।
और आटे में मिला दोगे तो पीला हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका विकृति। विकृति यानी होता है परिवर्तन। तो जो ध्वनि परिवर्तन यानी वर्ण विकृति, हम कैसे शब्दों को अपना बनाएं। अब तो कह रहे हैं इस संदर्भ में यानी ध्वनि परिवर्तन में प्राकृत व्याकरणों ने जो नियम बनाए हैं उसमें से अधिकांशतः वैकल्पिक है। प्राकृत में एक सूत्र आता है हेमचंद प्राकृत में, उसमें लिखा रहता है बहुलम। क्या लिखा रहता है? बहुलम, यानी बहुलता है, एक रूप नहीं बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। जैसे अब आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। ये लिखा है शब्द सागर। सागर का सार, सागर और सायर तीनों सही हैं। जब इसको अपन प्राकृत में बनाएंगे तीनों सही है। अब आप बताओ तिवारी जी, आप तीनों में से कौन सा पसंद करोगे लिखना? एक बता दो आप तो। हैं? सागर। आप बाजू वाले भाई? सागर सायर की सार। पंडित जी आप क्या लिखोगे? सार। ये कठिन वाले हैं। अब ये सार का उच्चारण कठिन है और सागर सायर का उच्चारण सरल है। प्राकृत में उसको कहते हैं मुख सुख। क्या कहते हैं? लिख लो। क्या बोलते हैं इसको? मुख सुख। आपके मुख के लिए सुख मिल जाए वो शब्द का प्रयोग कर लो, और उस मुख सुख से दूसरे को भी सरल रहेगा। जैसे सागार अनगार धर्मामृत ग्रंथ है तो सायार चलेगा पंडित जी, लेकिन सार बोलने में बहुत मेहनत लगेगी। तो जो न्याय वाले होते हैं वो कठिन का प्रयोग करते हैं, और जो अन्याय वाले होते हैं मतलब किंचित न्याय, अभाव अर्थ में नहीं, संस्कृत में नए समास में किंचित अर्थ में भी होता है, तो वो किंचित न्याय के अर्थ में तो वो लोग सागर या सायर का प्रयोग करेंगे। आप लोग पीछे वाले में से सायर कितने लोग पसंद करोगे? सायर वाले कितने हैं? उठाओ, घबराओ नहीं आप हाथ। सायर। सागर वाले नहीं, सही तो तीनों हैं और सार। लेकिन ईमानदारी से बताओ बोलने में सरल क्या है? सार कठिन है। यही ध्वनि परिवर्तन है विकास भैया। तीनों सही हैं, आचार्यों ने अपने अपने अनुसार प्रयोग किया है। जिसको जो सरल लगा, अच्छा लगा, उन्होंने वो प्रयोग किया। ये कहलाता है प्राकृत में विकल्प। ये कहलाता है विकल्प। विकृति हुई ना, सागर शब्द था तो गा को या हो गया अथवा आ हो गया। कैसे हुए अपन देखते हैं। जैसे कर्म शब्द है तो वो कर्म, उसको क्या कर दिया आपने? कम समय प्राभृत, उसको क्या कर दिया? समय। आप लोगों ने प्राकृत का कोई ग्रंथ पढ़ा है? कौन सा? समय। ये तो समय सार ग्रंथ का नाम नहीं है। ग्रंथ का नाम क्या है? समय पाहुड़। समय पाहुड़ ग्रंथ का नाम है और ये प्राकृत में है। संस्कृत में क्या बोलेंगे? समय प्राभृत। तो जो समय प्राभृत शब्द है इसकी विकृति कर दी है। विकृति यानी परिवर्तन, और वो परिवर्तन करने के बाद, विकृति के बाद वो क्या हो गया? समय पाहुड़। और ध्वनि परिवर्तन क्यों करें? समझना, हम ध्वनि परिवर्तन क्यों करें? तो वो कह रहे हैं कि उच्चारण सुकर के लिए, मतलब सरल उच्चारण के लिए। देखो प्राकृत के शब्द बड़े मधुर होते हैं। अच्छा खोजो एक आध कोई शब्द प्राकृत का, आप लोग बताओ। साला,
साला बोलते ना, साला साला साला, पत्नी के भाई को साला और पत्नी के घर को, तो अब आपको पता नहीं लेकिन सुन लो, जाना नहीं। ससुराल क्या कहते हैं? तो जो शब्द जो है वो देखो क्या है, क्या लिखा है? सरल क्या है? चलिए ये हो गया, दिख रहा है ना अभी? अब देखो सरल क्या हो गया? नहीं, साला बहुत कठिन होता है, शब्द सरल है। सुनो, शब्द है श्याला, आप क्या बोलते हो? साला। क्या लिखा ये? आप क्या बोलते हो? सांस नहीं श्वास, श्वास। सरल क्या हो गया? तो सरल करने के लिए प्राकृत है, कठिन करने के लिए नहीं है। लेकिन अपन लोग का क्षोभसम इतना कम हो गया कि वही कठिन लग रही है। हाँ, ससुर का आलय, ससुरालय, ससुराल। अच्छा, मयूर और मोर, अच्छा शब्द क्या लगता है बोलने में अपन को? मोर। वहां देखो गाने भी गाए लोगों ने, तो ऐसे नहीं गाए कि मयूरनी, उन्होंने कहा मोरनी, है कि नहीं? तो जो प्राकृत है वो शब्दों को सुंदर और सरल बनाती है, बहुत सरल। और अपन आगे चलते हैं तो आपको धीरे धीरे नए नए शब्द मिलेंगे। तिवारी जी आप कहाँ से हैं? आगरा। अच्छा, यूपी के हैं। मेरा पहला चातुर्मास आगरा ही हुआ था, लेकिन आप उस समय छोटे हो गए। चलिए अब यहां पर ये बताना चाहते हैं, तो जो प्राकृत की शब्द राशि है, जो प्राकृत में शब्द हैं, उनको अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये जो अपन पढ़ रहे हैं, कल की कक्षा में पहले 10 मिनट ये रिपीट पूछेंगे आपसे हम, फिर आगे की कक्षा होगी, क्योंकि सपूर्व ज्ञान ग्रहण करना है। क्या? सपूर्व ज्ञान, पहले के ज्ञान के साथ आगे बढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहला, दूसरा, प्राकृत में जो भी शब्द हैं वो 3 भागों में अपन बांट देते हैं। पंडित जी कल से ऐसा करिएगा कि पुरुष वर्ग के लिए जगह थोड़ी सी अधिक करके, कि जिनवाणी कॉपी ये लोग पैर पे ना रख पाए। तत्सम, तद्भव और देशज, 3 प्रकार के शब्द होते हैं प्राकृत में। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और देशज। देखिए, तत्सम, चूंकि अपन कंपटीशन प्राकृत का कौन सी भाषा से है, हर किसी को पता है, वर्ल्ड कप हो, लेकिन सबसे बड़ा कंपटीशन कौन सा है? इंडिया पाकिस्तान, है ना। भाषाएं बहुत सारी हैं, मराठी, बंगाली, लेकिन 2 भाषाओं का परस्पर में एकदम, क्योंकि दोनों का वर्चस्व है, दोनों विस्तृत एरिया की हैं, जैसे रशिया और चाइना, दोनों में बड़े बड़े हैं, लेकिन बांग्लादेश और चाइना का कोई झगड़ा नहीं है। तो तत्सम किसके समान? संस्कृत। तत् यानी वह यानी संस्कृत। जो संस्कृत के समान चलते हो वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम। जैसे संस्कृत और प्राकृत दोनों में लिखते हैं राम बराबर, और क्या बोलते हैं? जीव। ये संस्कृत प्राकृत में एक से ही चलते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता इसमें। तो वो क्या हो गए? तो इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सरल है। देशज, तीसरा पॉइंट क्या था अपना? तीसरा देशज। देशज, देशज मतलब जो देश देश में उत्पन्न होते हैं। जैसे पेड़ की शाखा होती की डाल, अपन क्या बोलते हैं? ये डाल मत तोड़, डाल, ये
देशज शब्द है, संस्कृत में बोलेंगे शाखा। आप बोलते भैया सब्जी ले आए, सब्जी ले आए, ये देशज शब्द है, लेकिन आप क्या बोलोगे संस्कृत में उसको? शाक। भैया कीड़े गिर जाएंगे, दूध में ढक्कन रख दो, डिब्बे का ढक्कन बंद कर दो। ये क्या ढक्कन शब्द क्या हो गया? देशज। लेकिन आप अगर उसमें ढकने के लिए कोई वस्तु का प्रयोग करोगे तो संस्कृत में कहते हैं पारा। क्या कहते हैं? अब देखो, आप एक शब्द प्रयोग करते हो बेचारा, क्या बोलते हो? बेचारा। अरे बेचारा, बेचारा बहुत परेशान है भैया। लेकिन ये देशज शब्द है, संस्कृत कहती है वराका, वराका यानी बेचारा। क्या कहती है? आप लोगों में से कितने लोग बनारस गए हैं? बनारस। और कितने गए हैं वाराणसी? देखो पंडित जी, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं तो कहानी सुना एक है, एक कहानी सुना है बीच में अच्छी वाली। जब हमने प्राकृत प्रारंभ की तो वो हमको किताब दे गए, तो हमको इतना उत्साह। कमल कुमार जी सोगानी जयपुर, अभी भारत के सबसे अधिक उम्र के विद्वान वही हैं। उन्होंने एक दिन का लेक्चर दिया 2 घंटे का, बापू नगर टोडरमल स्मारक के वहाँ हम लोगों की वस्तिका में। और उनके वक्तव्य के बाद सभी जोश में आ गए कि हम तो प्राकृत पढ़ेंगे। सो अमरावती के श्रावक थे, उन्होंने पैसे दिए और 14 सेट आए, प्राकृत रचना सौरभ, अभ्यास सौरभ के कितने? 14 सेट आए। और हम तो इंतजार कर रहे थे बस गेट पर बैठकर कि वो किताब वाला कब आएगा। उसने 7 बजे कहे हैं। पंडित जी हमने 6 बजे समय के बैठ गए। हम तो प्रतिक्रमण हुआ सबका और 6 बजे समय के बैठ गए। 7 बजे हमारी समय पूरी हुई, हम स्वाध्याय की भक्ति करके अब आएगा, अब आएगा। 7:30 बजे वो आया। उसने जो कमरा था वहाँ किचन बना था, खाली था वो, उसने वहाँ किताबें रखी। सबसे पहले हमने निकाली और चालू कर दिया कि उसमें जो लिखा है अपन को वो ही पढ़ना है। चलो भाई, हमने चालू कर दिया। प्रारंभ होने के बाद बिहार हो गया और जयपुर से हम लोग पहुंचे महावीर जी। लगभग 10 दिन 8 दिन लगे और भीषण 49 डिग्री की गर्मी, 49, और हर दिन 20-25 किलोमीटर। मेहंदी भी नहीं छूटी थी पंडित जी। और महावीर जी पहुंचे और आष्टानिका लग गई। आचार्य श्री ने कहा प्राकृत व्याकरण बंद। पता आपको ये डेट क्यों दी बीच की? इसमें कहीं चतुर्दशी नहीं आ रही, कहीं अष्टमी आ रही क्या? क्योंकि अष्टमी चतुर्दशी को हम व्याकरण नहीं पढ़ाते और ना आपको पढ़ने देते, तो एक दिन आपका भी जाता मेरा भी जाता, इसलिए डेट निकाली थी। आचार्य सिंह ने कहा अष्टानिका आ गई, बंद कर दो। हमने कहा गुरुदेव बड़ी मुश्किल तो 10 दिन में समझ में आ पाया है, कुछ लिख पा रहा हूं। बोले बंद कर दो। और व्याकरण ऐसा विषय है कि एक बार बंद की कि बिसर गई तो भूल गए। अब आगरा पहुंचे, गर्मी में स्थापना हुई, वीर शासन जयंती आई। आचार्य सिंह ने बुला के कहा कि जाओ अब प्राकृत पढ़ो। हमने कहा अब कुछ समझ में आएगी क्या? उस समय गरम गरम तवा था, जितनी रोटी सेक लो सो। बोलियां लगाई कभी? बोलियां आप लोगों ने? जब वो माहौल बन जाता है बोली का, फटाफट जितनी बुलवाना सो बुलवा लो। उसके बाद फिर ठंडा माहौल, फिर 11,000 रुपये कोई बोली ना ले और माहौल में 5 लाख की भी ले ले। तो गुरुदेव ने एक बात कही थी, वो आपसे कहना चाहता हूं। बोले बेटा तुमको पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है कि ज्ञानी बनना है? क्या पढ़ना है बताओ? हमने कहा हमें जल्दी ज्ञानी बनना है। बोले नहीं 3 में ये ऑप्शन नहीं। हमने कहा चौथा और जोड़ लो आप, हमें जल्दी ज्ञानी बनना है। तो गुरुदेव ने बोला कि बेटा ये गुरु मंत्र लो, इसकी आराधना करते रहना, जिनवाणी खोली इस भक्ति का पाठ करते रहना, और बोले जाओ तुमको ज्ञान बरसेगा। पंडित जी उस दिन हमने प्रारंभ करी वीर शासन जयंती में, मात्र 20 दिन लगे थे
वो पूरी व्याकरण हो गई थी, जबकि हमने संस्कृत नहीं पढ़ी थी उस समय इतनी अच्छे से। ये गुरु का आशीष भी चाहिए, लगन चाहिए, क्योंकि पढ़ाने वाले को मेहनत ज़्यादा लगती है पढ़ने वाले से। तो आप लोग बनारस गए कि नहीं गए? ये क्या लिखा है? बनारस। चलो बनारसी और वाराणसी कर लेते हैं, दोनों जगह एक ही हैं, लेकिन इसमें कॉमन छांटते हैं अपन लोग। सा कॉमन है, ठीक है, और वा और बा को भी एक बार कॉमन ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ बोलो बोलो। हैं? ये रिवर्स हो गया है, दिख रहा है? रा इधर चला गया और ना इधर आ गया, तो ये क्या हो गया? ये वर्ण बनारस को हो गया वाराणसी। इसको कहते हैं वर्ण विपर्यय। प्राकृत में ये भी है, कई लोग कहते हैं मुगदर और कई लोग कहते हैं मुदगर। नहीं कहते मुगदर, और सही क्या है? दोनों सही हैं। आप लोग जैन हो कि जैन? तिवारी जी, ये लोग जैन है कि जैन? दोनों सही हैं। प्राकृत की अपेक्षा से जैन, संस्कृत की अपेक्षा से जैन। जिनस्य अपत्यम जैना, जिना या वेति सा जैना। चलें वापस आए। प्राकृत में कितने प्रकार के शब्द हैं? तत्सम, तद्भव। तो तत्सम यानी जो संस्कृत के समान हो, देशज यानी जो चलते हैं कॉमन, जैसे बोले ढोंगी, ढोंगी, ये ढोंगी यानी दिखावा करने वाला, मूर्ख। तो ये जो शब्द है ये किसी व्याकरण से सिद्ध नहीं हुआ। ढोंगी ये क्या है? देशज, देशों में बोली जाती है। तो इसका प्रयोग भी आगम में मिलता है। मूलाचार में लिखा है, वो शब्द बोलने की रहने दें, उसमें लिखा है ढोंडाचार्य। जो आगम ज्ञान से रहित हैं और आचार्य आदि पद को ले लेते हैं, वो कहते हैं ढोंडाचार लिखा है मूल में उनके लिए। तो ये देशी शब्दों का प्रयोग किया है। और देशी शब्द का भंडार किसी को चाहिए हो, एक ग्रंथ अभी भी उपलब्ध है, भगवती आराधना, मूल आराधना। इसमें आपको देशज शब्द बहुत मिलेंगे। हाँ, अर्थ वो वैसी संगति से आ जाते हैं, जैसे वो संगति बैठती है उस संगति से आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसे अप्रसिद्ध भी नहीं लिखे। देशज कोश कोई बना ही नहीं है। अगर आप लोगों में से ज्ञानी बन जाए तो एक एक पंडित के लिए, पंडित जी, कम से कम 10 साल का काम मैं दिलवाऊंगा। प्राकृत की विधाओं में इतना काम बाकी है। आपके पीछे क्या है? ये संस्कृत में बोलिए, संस्कृत है। द्वार, किबाड़, क्या बोलते हैं? कहा है किबाड़ कहाँ है? और किबाड़ में बैणा है कि नहीं? बैणा यानी अर्गला। तो ये बैणा बोल दिया ना, ये क्या हो गया? देशज शब्द हो गया। ये स्वीकार है प्राकृत में, लेकिन प्रयोग ऐसे शब्दों का करना कि जो सुंदर हों, ठीक है। देसी नाम माला में मुश्किल है, मिल जाएंगे फिर भी। हेमचंद जी के हैं, हेमचंद्र व्याकरण में हैं, लेकिन उसमें उतने गंभीर नहीं है जितने भगवती आराधना में मैं देखे हैं। जो दूसरा प्रकार का शब्द है वो मुख्य है। क्या है वो? तद्भव। अपन पढ़ेंगे तद्भव। क्या पढ़ेंगे अपन? अगर आप चार्ट्स बना के पढ़ोगे जल्दी याद होगा। प्राकृत में 3 प्रकार के शब्द, तत्सम, तद्भव
देशज, ठीक है। तद्भाव के 3 भेद, देशज और तत्सम समझ में आ गया अपने को। तद्भाव के 3 भेद करते हैं अपन लोग। अभी पंडित जी प्रारंभ में इनको लगता है कि बस करो महाराज, और 2 दिन बाद बोलेंगे इतनी जल्दी हो गई और पढ़ाओ महाराज। देखिएगा अभी तद्भाव है। अरे पंडित जी जब चस्का लगता है व्यक्ति को चाय का तो कहाँ कहाँ नहीं जाता है, हैं? हाँ, फिर अमृत। अभी वो चने चबना प्रारंभ हो चुके हैं। तद्भाव के 3 भेद। सबसे पहले स्वर परिवर्तन, स्वर परिवर्तन। दूसरा सरल व्यंजन परिवर्तन। इनको नोट्स दो तो लिखते नहीं है, नहीं दो तो लिखते, देखो आप। फिर कठिन व्यंजन परिवर्तन। पूरा जो आपको पढ़ना है तद्भाव, ये तद्भाव अगर आपने पढ़ लिया 25% आपकी प्राकृत पूरी हो जाएगी। कितनी? 25%। तद्भाव। और जिसको संस्कृत आती है उसको केवल तद्भाव पढ़ना है। मैक्सिमम काम ये है। तिवारी जी संस्कृत पूरी हो गई? बताओ ना, संस्कृत पूरी हो गई आपकी कि नहीं हुई? हाँ, नहीं, फिर भी जो पाणिनि की व्याकरण है वो तो पूरी हो गई। कृदंत तद्धित समास, फिर आपको समझने में, ग्राह्य करने में सरल रहेगा। सरल व्यंजन परिवर्तन को एक और नाम कहते हैं असंयुक्त, असंयुक्त व्यंजन परिवर्तन। और कठिन व्यंजन के लिए कहते हैं संयुक्त। ठीक है, ये इतना तो चार्ट याद हो जाएगा आपको। अब प्राकृत शब्द 3 प्रकार के, कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज। और तद्भव कितने प्रकार का? स्वर परिवर्तन और व्यंजन परिवर्तन। इसको दूसरे प्रकार से डिफाइन करें अगर, तो तद्भव के 2 भेद, स्वर परिवर्तन, व्यंजन परिवर्तन। व्यंजन परिवर्तन के 2 भेद, सरल व्यंजन और कठिन, यानी संयुक्त और असंयुक्त। अरे बचपन में स्कूल में जब पढ़ते थे तो पहले शब्द पढ़ते थे अमल, विमल, सहज, कमल, दल, खिलता, ऐसे पढ़ते थे ना। फिर बाद में संयुक्त दिया जाता था। ये अपन ने लिए इतना सा कोर्स है मात्र। क्या पढ़ना अपन को? स्वर परिवर्तन, व्यंजन परिवर्तन, 2 प्रकार का, सरल और, इसमें कोई जिज्ञासा तो नहीं है? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? कल और पढ़ना है कि छुट्टी करें? छुट्टी करें कि बंद करें? थोड़ी सी और पढ़ लें, बस करें? एक काम करते हैं, थोड़ी सा पढ़ाएंगे आपको, लेकिन जो पढ़ाएंगे अभी वो कल पूरा रिपीट करेंगे पहले, फिर आगे पढ़ाएंगे। ठीक है? क्या पूछ रहे बेटा अक्षय? देखिए, तत्सम यानी जो संस्कृत प्राकृत में एक साथ हैं। अब आपको संस्कृत की शब्द ही नहीं पता अभी, तो हमको कैसे पता चलेगा कि तत्सम है कि नहीं? तो बेटा जब मैदान में उतरता है खिलाड़ी तो उसको छूटी हुई, हाथ से छूटी बॉल समझ में आ जाती है कि स्लो है कि फास्ट। क्रिकेट तो सबने खेला है। वो जो एक होते हैं हर बॉल में बैट घुमाते हैं कि बस बैट भी बाहर और बॉल भी बाहर, वे जल्दी आउट होते हैं। एक होता है जो धीरे धीरे खेलता है, पहले समझता है कि बॉल टिप्पा खा के अंदर जा रही कि बाहर। सही है पंडित जी, इनके थोड़ा एंटरटेनमेंट का जुगाड़ भी करना चाहिए, आप बनता है। मैंने एक चीज सोची है,
अभी आप लोग लगभग शास्त्री सभी पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारी आप लोगों की जिज्ञासा भी होती होगी। अगर आप लोगों की इच्छा हो स्वेच्छा से, तो इसी में यहीं पर ही अपन शाम को 5:45 से 6:15 तक श्रुत समाधान कर सकते हैं। आपकी जो भी जिज्ञासा हो, गृहस्थिक, सांसारिक, मोक्ष मार्ग की, आगम की, सारी जिज्ञासाओं का समाधान कर देंगे। ठीक है? और इस कक्षा संबंधी जो भी हो, इसके लिए आपको हर कक्षा के पहले समय मिलेगा। और जो मध्याह्न की आपकी कक्षा थी वो महाराज श्री अभ्यास के रूप में लेंगे। महाराज जी की प्राकृत बहुत सुंदर है, लगभग 10 से 15 ग्रंथ वो भी प्राकृत में अनुवाद कर चुके हैं। और अभी आत्मसार नाम का, अपसारो नाम का ग्रंथ महाराज जी का लिखा हुआ है, उसका भी काम पूरा चल रहा है। तो ज्ञानी है वो ज़्यादा हमसे, उनसे भी आपको सीखने मिलेगा। ठीक है? और आपको खुशी होना चाहिए किस बात की, हमने केवल आप लोगों को नहीं, हमने लगभग 15-20 महाराजों को पढ़ा चुके हैं। तो आप लोगों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। पंडित जी, इनको देख के इतनी खुशी हो रही है विकास भैया मेरे को, कि चलो इतने सारे लोग कम से कम प्राकृत का प्रा तो सीखेंगे। और आपका कर्तव्य बनता है अंकित भाई कि ऐसे शिविर हम तो भूल जाते हैं, अपने में लग जाते हैं, आपको धक्का मार मार के ऐसे शिविर हर 2 महीने में लगवाने, जहाँ मैं रहूँ, ठंडी हो सो ठंडी और गर्मी हो सो गर्मी और वर्षा हो तो वर्षा, आओगे सीखने के लिए। ठीक है? अपन स्वर परिवर्तन को एक बार स्पर्श करते हैं कि स्वर परिवर्तन क्या होता है। देखिए, प्राकृत में कितने स्वर नहीं होते हैं? कौन कौन से? रिर रिरी, लिर लिरी, आई और। अब जब ये शब्द आ जाएंगे अपने लिए संस्कृत के, तो अपन परेशान हो जाएंगे ना। तो इनको प्रयोग कैसे करेंगे अपन? जैसे शब्द आ गए अपने पास, क्या लिखा है ये? ऋषि। अब ये क्या लिखा है? क्या अंतर है? एक संस्कृत, एक प्राकृत। देखो आप लोग क्या पढ़ते हो, ये क्या लिखा और ये क्या लिखा? श्री श्री। उच्चारण में कहीं अंतर नहीं है, देखने में अंतर है। ये शब्द लिखा है, दिख रहा है ना? क्या लिखा है? ऊपर भी रिद्धि, नीचे भी, लेकिन एक प्राकृत हो गया और एक। तो इनका परिवर्तन कैसे करते हैं? ये केवल स्वर परिवर्तन में अपन को यही समझना है कि रिर रिरी, लिर लिरी, आई और ओ, औ को क्या आदेश होता है। देखो बिल्कुल सरल है। ये क्या लिखा है नीचे? जब भी आई आएगा तो उसको ये कर देंगे, ए और आई। जैसे आपके पास शब्द आ गया, क्या है ये शब्द? वैर। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, वैर वैर। वैर तो आप लोग बोलते भैया परस्पर में काहे बैर बांध रहे हो, काहे को वैर रख रहे हो भैया एक दूसरे से, तो ये हो गया। और कई लोग वैर बोलेंगे तो ये भी लिख सकते हैं वैर। तो आई को क्या आदेश हो जाता है? ए और आई। अब देखो ओ, औ को क्या होता है? ओ, ऊ, और ये क्या लिखा है? औ। पढ़ो इन दोनों को। ये क्या है? ये क्या है? और ये औ, ये औ। अब जैसे शब्द आता है, आप लोग क्या बोलते हो? सही है कि गलत? सही है, अपन प्राकृत बोलते हैं। एक शब्द और लिख सकते हो, गुरव, और ये भी लिख सकते हो
गऊ, गऊ, गऊ ऐसा कहते हैं, ग और उ, गऊ। हाँ क्या? ये गऊ प्राकृत में हो गया। अब अपने पास शब्द नहीं मिलेंगे ना, अब वो शब्द होते ही नहीं है अपने पास प्राकृत में, तो गऊ आएगा तो कैसे लिखोगे? ऐसे गऊ। तो देखो ये क्या शब्द है? गऊ। अब इसके रूप बनाने कह देंगे प्राकृत में, तो औ तो है ही नहीं हमारे पास, तो निकल लो, क्या हो गया ये? हाँ तो ऊ का अंत हो गया, मतलब पानी डालते हैं तो लपसी बनती जाए, हलवा तो है। तो ये ओ ऊ और औ। अब जो रि रि री है इसके लिए कहते हैं अ ई उ। अब हो गया। चलिए ठीक है ना, कभी वो हिलाए कभी हम हिलाएं। चलिए इन स्वर परिवर्तन में पूरे केवल आपको इतना ही सा पढ़ना जितना स्लेट में लिखा है। आ ई उ री और ए, इली लिर लिरी को इली, आई को ए आई और औ को ओ उ औ। केवल स्वर परिवर्तन में इतना सा पढ़ना है मात्र। इतना तो याद कर लोगे? नहीं हो पाएगा हैं? इतना इससे सरल नहीं कर सकते पंडित जी, फिर पानी ही बचेगा, मटा नहीं हो पाएगा। इतना सरल है कि नहीं? कुछ तो बोलो। ये विकास भी पड़ोसी को धक्का मारो। हाँ पूछो सरल है कि नहीं? इससे सरल नहीं कर सकते बेटा, हैं? आगे समझ में? स्वर परिवर्तन में अपन को इतना सा पढ़ना है। आपको होमवर्क दे रहे हैं अब हम, जो अपन ने प्रथम अध्याय पढ़ा है उसको अच्छे से समझ के आना, और दूसरे अध्याय में आपको 3 प्रकार के शब्द, तद्भव के भी 3 भेद, और ये रि रि लिर लिरी आई औ। केवल इतना सा आज का होमवर्क है। सुकून से सोना, चल चल के आए हो, नींद पूरी करना, कल से तेल निकलवाएंगे, ठीक है? और 5:45 बजे 5:45 पर यहाँ श्रुत समाधान कार्यक्रम हम इसी सभागार में करेंगे, और 6:15 तक रहेगा। जिनके प्रश्न होंगे फिर बाकी कल। फिर 6:15 पर पूज्य महाराज श्री की यही मंगल आरती भी हम लोग यहीं पर करेंगे, तो सभी समय पर उपस्थित हो जाएंगे। आपको जैसा ज्ञात है शिविर का